नमस्कार, मैं हूं रावत। ये सरकार आखिर किसकी है? बीजेपी की, नरेंद्र मोदी 3.0 है या फिर कुछ और? ये प्रश्न इसलिए उठा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली जैसे वो आए, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य तमाम मंत्रियों के साथ हुई और इन तमाम बैठकों में एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के लिए बड़े पैकेज की मांग की गई, विभिन्न मदों में विभिन्न योजनाओं के लिए और जो उसका घाटा बढ़ रहा है उसके लिए भी। लेकिन जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत ने उनका स्वागत किया, उस किसी सामान्य मुख्यमंत्री का स्वागत उस तरह से तो होता नहीं है। उसको तो लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है मुलाकातों के लिए और कई दिनों तक वो रहते हैं, तब मंत्रियों से उनकी बातचीत होती है। एक दिन में एक मंत्री दो मंत्री से मिलते हैं। क्या है इस कदम ताल का मतलब? इसी को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं श्वेता रश्मि जी, तक्षक पोस्ट.com की एडिटर हैं, उनके साथ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका श्वेता आर रश्मि जी। ये जो कदम ताल हुई है चंद्रबाबू नायडू जी की, आप किस रूप में से देखती हैं? ये किसी रूटीन के मुख्यमंत्री क्या दिल्ली आना है या ये एहसास कराना कि हमने तुम्हें 16 सांसद दिए हैं, तुम्हारी सरकार हम पर भी निर्भर है, इसलिए हमारा अंदाज कुछ अलग होगा। ये सरकार तुम्हारी नहीं, नायडू नीतीश सरकार है। राजीव जी, ऐसा है कि ये नायडू का दिल्ली आना अभी हमने डिस्कस किया। आपने कहा कि 16 सांसद इन्होंने दिए। 16 सांसदों के बदले इनको 15,000 करोड़ रुपए बजट में स्पेशल पैकेज दिया गया है, लेकिन मांगे इससे कुछ ज्यादा थी। सरकार के फॉर्मेशन के समय भी इन्होंने काफी सारी डिमांड्स रखी थी। चुनाव सर पे है और गठबंधन की सरकार है केंद्र में, और गठबंधन की सरकार के सहारे जो राज्यों की नैया है उसको पार लगाने की कोशिश है। तो ये तो कहते हैं ना कि आइस स्पाइस वाला गेम बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे। तो ये आइस स्पाइस वाला गेम चल रहा है, नायडू हो चाहे नीतीश हो या नरेंद्र मोदी के बाकी किसी पास सलाहकार हो। ये दिल्ली आना और बीच बीच में इस तरीके की सुगबुगाहट की उन्होंने एक तरफ सराहना की है कि उनको 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। लेकिन इसके अलावा जो उनकी मांग 15,000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। मैं रश्मि जी, 15,000 करोड़ से कहीं ज्यादा दिया गया। 15,000 करोड़ तो नई राजधानी जो बननी है आंध्र की, उसके लिए सिर्फ। जी, मैं इस 2024 के बजट की बात कर रही हूँ। कहीं ज्यादा दिया गया मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने सरकार फॉर्म होने के बाद से लेके अभी तक के घटनाक्रम पे बात की है कि जो इनकी मांगे थी, उन मांगों के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से इनकी सहमति नहीं मिली, नहीं बनी। स्पीकर से लेके तमाम अन्य चीजों की इन्होंने मांगे रखी थी, लेकिन इनको उसमें से कुछ भी नहीं दिया गया। एक 15,000 करोड़ रुपए का झुनझुना इनको थमाया गया, जो झुनझुना उससे इनके बहुत ज्यादा दिया। 15,000 करोड़ तो एक छोटा सा वो दिया एक मद में, सिर्फ राजधानी निर्माण के लिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन उससे उनकी महत्वाकांक्षा परवान नहीं चढ़ती ना। राजनीति के लिए वो पैकेज एक स्टेट के लिए है। केंद्र की राजनीति में अगर उन्होंने सहयोग और गठबंधन में अपनी सहमति दी है तो उससे कहीं ज्यादा की उनको डिमांड थी। और अगर वो इस डिमांड को लेकर बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से जो चर्चाएं उठती रहती हैं, उसका एक वाजिब रीजन और नायडू का दिल्ली आना भी एक विशेष आप देख सकते हैं परिप्रेक्ष्य के दायरे में कि किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म किया भाजपा ने, एनडीए ने। बिहार की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो ये बार बार आके शायद ये बताने की कोशिश है कि उनको जिस तरीके के कयास लगाए गए कि नायडू अगर जाते हैं गठबंधन में, बिहार के नीतीश कुमार अगर आते हैं गठबंधन में तो इनका सफाया कर देगी, जो बीजेपी का ट्रेंड, एनडीए का ट्रेंड रहा। तो नायडू के इन राजनीतिक दौरे को हल्के में नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो चर्चा की थी आपके ही शो में, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव की तारीखों पे लंबी बात रखी थी। उसमें भी देखा जाए तो वो खींचतान चल रही है अभी। वो समीकरण अभी तक साधे नहीं गए, ना ही किसी करवट ऊंट जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो अभी तक परिप्रेक्ष्य और परिलक्षित नहीं हुआ है।
तो ये जो चल रहा है दौर विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उसकी वजह से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आपने सामान्य तौर पर इतने साल से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, संपादन कर रही हैं, विभिन्न मीडिया संस्थानों में रही हैं। दिल्ली आमद होती है मुख्यमंत्रियों की, नेचुरल है, उन्हें आना है दिल्ली के केंद्रीय मंत्रालयों से अपने प्रस्ताव देने हैं, मांग करनी है विभिन्न मदों में, वो उनका कार्य होता है। लेकिन जैसे एक ही दिन में पीएम से लेकर गृह मंत्री, वित्त मंत्री और तमाम मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी, इतना जल्दी टाइम मिलना, क्या किसी अन्य मुख्यमंत्री का ऐसा भव्य स्वागत होता है? बात मैंने फिर आपको दोहरा दूं मैं कि बात अन्य मुख्यमंत्रियों की नहीं है, इन्हीं दोनों के कंधों पे, आंध्र और बिहार के कंधों पे सरकार टिकी हुई है। मांगे बहुत ज्यादा थी, बजट का सेशन चला गया, अभी विधानसभा चुनाव सर पे है, अभी वही समीकरण नहीं सध रहा और बीच की जो चीजें हैं, गठबंधन में जो फूट है उसकी हम सुगबुगाहट देख रहे हैं ना। हमने उत्तर प्रदेश पे चर्चा की थी, आज हम नायडू को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने अभी कहा आपसे कि जो राजनीति के गलियारों के जानकार हैं वो जानते हैं कि इस तरीके की जल्दबाजी में प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और तमाम अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ मीटिंग यूं ही नहीं होती है। ये मैनेज करने के लिए चीजें रखी जाती हैं, मैनेज करने के लिए इमीडिएट उसका समाधान ढूंढने के लिए इस तरीके की कवायद होती है। तो देखते हैं, अलादीन का चिराग घिसा जा रहा है, उसमें से नायडू के लिए क्या निकलने वाला है। जी रावत जी। अब क्या इसका कनेक्शन उस बात से है कि जब वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल आया और उसमें ओवैसी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने मांग की कि आप परीक्षण कराइए, आप हाउस में बताइए क्या ना कि आपका बहुमत है, आप पास कर दीजिए। ये विपक्ष मांग रहा है कि आप वोट कराइए, लेकिन नायडू के सांसदों ने यह मांग रखी कि जेपीसी, और नायडू, हालांकि नीतीश के सांसदों ने, मंत्री लल्लन सिंह ने समर्थन किया था उस बिल का, लेकिन नायडू के सांसदों ने जेपीसी की मांग करी और सरकार जेपीसी में भेज दिया सरकार ने उस बिल को। तो ये पहली बार हुआ 10 साल में कि सरकार को जेपीसी में भेजना पड़ा किसी बिल को जो उसका महत्वाकांक्षी बिल था। क्या जो झटका नायडू ने हल्का सा दिया था संसद में, और उस दिन संभावित ये डर हो गया था कि शक्ति परीक्षण में कहीं संख्या बल कम ना हो जाए, नंबर गेम, क्योंकि नायडू के सांसद ये कह रहे हैं कि इस बिल को जेपीसी में भेजो, और वो एक तरह से नैतिक झुकना था मोदी 3.0 का जेपीसी में भेजने के लिए। क्या उस झटका देने के बाद यह अवावकत हुई है? रावत जी, ऐसा है कि ये जेपीसी वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड काफी विवादास्पद है। इनके अपने गठबंधन के साझेदारों के बीच में, आपने कहा लल्लन सिंह का जिक्र किया, लल्लन सिंह ने कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो है हम मदरसों का निर्माण करते हैं। ये भी तो एक हेडलाइन की सुर्खियां है। अब रही बात नायडू की, नायडू के जो सांसद हैं या दूसरे विपक्ष के जो नेता हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो एक सुर में कह रहे हैं कि इस तरीके से सरकार नहीं पास कर सकती क्योंकि इसमें तमाम खामियां हैं। इसमें जो खामियां हैं उसको सुधार के, अगर सुधार के बिल रखा जाए तो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है उसका हम विरोध करेंगे। और जेसीबी के अंदर अगर ये रखा गया, 10 सालों की बात आपने की, तो पिछले जो मोदी का 0.2 कार्यकाल रहा है उसमें संसद चली कहाँ है? ये शायद पहली बार था इतिहास में कि हमने देखा कि बाउंसर जो है सांसदों को कंधे पे टांग टांग के सदन के बाहर लेके जा रहे हैं। तो उसमें तो जेसीबी की कोई एक मार्शल्स लेके जा रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई इस तरीके का इन्होंने कभी किसी विपक्ष के जो गिने चुने लोग थे, विपक्ष इतनी मजबूती से भी नहीं था। तो 10 सालों के बाद अब जाके ये जो तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, उसमें ये लगता है कि नहीं, ये जो जेसीपी है या पार्लियामेंट्री बोर्ड के अन्य कमेटियां हैं या जो भी इस तरीके के बिल है उस पर अगर डिस्कशन हो रहा है तो वो कितना जरूरी है। ये दूसरा बिल है, ब्रॉडकास्टिंग बिल भी उन्होंने वापस लिया है, वो भी पास करने की पूरी संभावना थी कि इस सेशन में वो पास कर लेंगे, लेकिन उसको भी बैक किया गया है। ये दूसरा ऐसा बिल है जिस पर इस सरकार को तमाम तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा है। और रही बात वक्फ बोर्ड की, नायडू की बात हो, क्योंकि देखिए नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनको अपनी भी राजनीति को चमकाना है। वो सुर में सुर मिला के हर चीजों में सहयोग नहीं करेंगे।
क्योंकि वहां पे भी जो हालात हैं उसमें विरोध के स्वर उनके खिलाफ जा सकते हैं। तो नायडू का अचानक दिल्ली आना ये अचानक नहीं है। जिस दिन वक्फ बोर्ड को लेकर हम लोगों ने न्यूज नशा पे ही चर्चा की थी, लंबी चर्चा जी हुई थी, उसके बाद से ये कयास थे कि आने वाले दिनों में हालात अच्छे नहीं होने वाले। ये उसकी एक वानगी भर है जो आज हमने देखा है। जी राजीव। आपने बात की एक देखी, एक मुख्यमंत्री आंध्र से आए और एक पूर्व मुख्यमंत्री आए, वो वाया कोलकाता, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे। और यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस झारखंड में लगभग फाइनल अंतिम चरण में है। यदि कोई प्रबंधन ना हुआ तो बहुत जल्द बीजेपी में या झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़कर अगली बार जो चुनाव होना है, जो दिसंबर में ड्यू है, उसमें चेहरा होंगे चंपई सोरेन। तो ये अभी जो ऑपरेशन लोटस इंडिया गठबंधन के दलों पर फिर से आरंभ हो गया है चलना, अब ये फलीभूत होगा या नहीं होगा, कुछ घंटों का इंतजार के बाद ये मालूम चल जाएगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, जेपीसी की नौबत आई, नैतिक हार सदन में भी। इस बात के बाद बीजेपी न सिर्फ वहां आक्रमण करेगी, बल्कि उन्हें सांसदों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो जेपीसी की नौबत कई बार आ सकती है, और ऐसा मोदी चाहेंगे नहीं। तो ये यदि ऑपरेशन लोटस आरंभ हो गया है, तो क्या नायडू और नीतीश कुमार के सांसद सुरक्षित रहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी बाकी तमाम छोटे छोटे दल जिनके एक सांसद, दो सांसद, 5 सांसद है, इनका विलय बीजेपी में कराना नहीं चाहेंगे, ताकि उनको ये अप्रिय स्थिति ना फेस करनी पड़े? तो ऐसे में खुद को बचाने के लिए क्या पुनर्विचार की स्थिति में आएंगे? क्योंकि झटका जब ये दे रहे हैं, तो झटका कब होगा? वो ऑपरेशन लोटस किस दिन इकट्ठे होगा? अभी इसलिए आ रहा है कि 5 सांसदों या 2 सांसद को छेड़ दोगे तो अपना हश्र जानकर ये टांग खींच देंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो जिस मिशन पे काम हो रहा है, क्या उसकी आहट, उसकी भनक लग गई होगी नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए? राजीव जी, मैंने अभी यही बात कही है जो बात आपने रखी है। ऑपरेशन लोटस कि जिन जिन स्टेट में इस तरीके की आशंका थी और चंपई सोरेन के आने के बाद कल से मीडिया की सुर्खियों में है। ऑपरेशन लोटस इनके लिए हर चुनाव के पहले पिटारे में से बाहर आ जाता है। कितनी सफलता पाएगा वो तो थोड़े समय के बाद हमको पता लगेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भी इस तरीके की बहुत सारी कवायदें हुई एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से। अब आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ महीनों में और कुछ सालों में चाणक्य का कोई नाम नहीं लेता है ना? चाणक्य है, चाणक्य ने ये किया, ऑपरेशन लोटस ये करने वाला है। ऑपरेशन लोटस इसलिए होता है सक्सेसफुल क्योंकि हर पार्टियों में लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं एकदम चरम पे है, और जिनकी जिनकी फाइलें खुलने का डर है, जिनकी जिनकी फाइलें ईडी और सीबीआई जैसी संस्थानों की पूंछ वहां पे रखी गई है ना, उनको अचानक से भाजपा जो है एकदम साफ सुथरी पार्टी नजर आती है। तो राजनीति के इस खेल में दोनों तरफ जो चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष के लोग हो, ये इस तरीके की कवायद हमेशा से होती आई है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन घटक ने पिछले कुछ सालों में तेजी से ऑपरेशन लोटस कह लीजिए या तोड़फोड़ कह लीजिए, मैं तो ऑपरेशन तोड़फोड़ ही कहूंगी। लोटस तो एक मीडिया के कुछ धर्रे का नाम दिया गया है। लोटस तो हमारा राष्ट्रीय, लोटस के लिए ऑपरेशन हो रहा है तोड़फोड़। कमल तो हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल तो हमारा राष्ट्रीय फूल है, हमको तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन पार्टी जिस तरीके की परिपेक्ष में और जिस तरीके की विचारधारा को लेके तोड़फोड़ करती है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, उससे जनता भी ठगी महसूस करती है। ऐसा नहीं है कि जनता के साथ ये एक, आप देखिए ना, अभी एक उदाहरण जरूर मैं कोट करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने फूल माला पहना के पार्टी में स्वागत करके ले लिया, और अगले ही दिन उनको फिर पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। इस बार लोकसभा चुनाव जो हमारे बिहार में बाहुबली को ले लिया, बाहुबली को ले लिया। लेकिन इस बात की चर्चा आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया कि ये जिक्र यहाँ पे किया। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी मैं याद दिला दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ये जो संपन्न हुआ है, इसमें जो 400 पार के नारे पे ब्रेक लगा है ना, वो जनता ने इस वजह से भी लगाया है क्योंकि आपने जितने भी दागी चेहरे थे,
जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उन सबको अपने ऑपरेशन लोटस के तहत अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो जनता की नाराजगी इस बार देखने को मिली। अगर आप उसके बावजूद गलतियां करते हैं तो जो बचे कुचे स्टेट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है उस पे भी मुझे लगता है कि पानी फिर जाएगा। और नायडू और नीतीश तो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, ये बड़े घाघ हैं, ये बड़े महीन राजनेता कहे जाते हैं। जब नायडू एनडीए के साथ गठबंधन में थे और मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से उनको जो है अपशब्द कहे थे और उनके लिए तमाम तरीके के वीडियो सोशल मीडिया में आप लॉगिंग करके देख सकते हैं, उसके बावजूद अगर वो गठबंधन में आए और वो मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए देखे जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति बड़ी या सम्मान बड़ा या सुचिता बड़ी है। तो इनको भी मालूम है कि इनके साथ क्या होना है ना। जो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी गई और वहां पे उन्होंने पार्टियों को खत्म कर दिया, तो एकदम सफाया करके जीरो पे ला दिया है, तो वो इनके साथ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के बाद सरकार का अस्तित्व फॉर्म करने के लिए इनके सहयोग की जरूरत थी, वो हो चुका है। अब तो धीरे धीरे इनके पास, और इसी आशंका को देखते हुए इन दोनों नेताओं ने कुछ मांगे रखी थी स्पीकर की, मंत्रालय की, जो नहीं मानी गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति या कुछ कहना। आप इसे झुंझुना कह भी रही थी जी। उसमें भी तो झुंझुना इसलिए भी है वो क्योंकि अधिकांश योजनाएं जिनको बजट भाषण में माना गया वो पीपीपी मोड वाली हैं, मतलब पब्लिक का पैसा उसमें लगना है, प्राइवेट प्लेयर्स का। तो सरकार ने कह तो दिया कि हम तुम्हारे ये हाईवे बनाएंगे, लेकिन उस हाईवे पे वसूली प्राइवेट प्लेयर करेंगे। तो जो दिया भी है वो सरकार ने अपने खजाने से कम और उनके राज्यों में अपने गन्ना सेठों को भेजने का जुगाड़ कर लिया है। बिल्कुल। तो उनको बिहार कुछ मिला तो मिला क्या? बिहार की भी बात करना बहुत जरूरी है। बिहार को भी विशेष पैकेज के तहत बांध और पुलों के निर्माण की बात है ना। आप देखिए रोज वहां एक पुल गिर जा रहा है, वहां कल भी एक पुल गिरा है, धराशायी हुआ है। तो इस तरीके की जो झुंझुना एक कहते हैं एक कहावत है कि नाक को सीधा पकड़िए या हाथ घुमा के पकड़िए, पकड़ना नाक ही है। वही जो एक कहावत है वो इनके ऊपर सटीक जो है एनडीए गठबंधन और मोदी जी ने ठीक तरीके से बिठा दी है। और इसमें कुछ होना नहीं है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, नवंबर ड्यू डेट है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी आपसी जो इनकी लड़ाई झगड़े हैं उसको ये सुलझा पाते हैं, क्योंकि यूपी की रन अभी थमी नहीं है। बिहार भी शुरू हो गया, आंध्रा भी आ गया, झारखंड तो पहले ही इनके उससे रडार से बाहर था। और देखिए झारखंड एक मायने में और बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी जरूर बात करनी जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि हम हमेशा मीडिया में ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हम लोगों से काफी उम्र दराज पत्रकारिता में जिनका काफी सालों का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है। 3 स्टेट जहां जहां प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, उड़ीसा, और चौथा स्टेट है झारखंड। तो 3 स्टेट में इन्होंने सरकार फॉर्म कर ली है। राह का सबसे बड़ा रोड़ा है झारखंड। झारखंड में जो प्राकृतिक संसाधन है वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, वहां पे भी इनको किसी न साम दंड भेद करके सरकार को फॉर्म करनी है। ये है असल पर्दे का खेल। इसीलिए ऑपरेशन लोटस जो है यहाँ पे बहुत सक्रिय है। यही है ऑपरेशन लोटस की बड़ी वजह। राह का रोड़ा तो जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में तो ये ज्यादा नहीं बन पाते थे राज्य, क्योंकि ये सारा अधिकार पट्टों के आवंटन का, खदानों के आवंटन का केंद्र के पास ही था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इन तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर, खनिज संपदाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया है, और राज्यों को वसूली भी राज्य करेंगे जो उनका बकाया है केंद्र के पास। तो अब एक अंकुश लगा था, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य में भी अपनी सरकार रहे, जिस पॉइंट पर आप कर रही हैं, क्योंकि यदि राज्यों के पास अधिकार मिलेगा तो राज्य कुछ ना कुछ तो अपने हक की हकदारी करेंगे, मांगेंगे। नहीं, और अडानी की लंबे समय से नजर है झारखंड के ऊपर, कोयले के भरपूर भंडार है वहां पे। आप दूसरी ओर भी देखें, बांग्लादेश बगल में, बांग्लादेश को भी नहीं कर चुके हैं, लेकिन कर चुके हैं,
पे। और एक और खतरनाक बात हो गई है, जब आपने जिक्र कर दिया तो कह रहा हूं, एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये कोयले में आ गया है। पहले सिर्फ केंद्र सरकार की एजेंसियां ही कोयले में काम करती थी, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे। ये एक एक करके पहले प्राइवेट प्लेयर्स को लाए, और अब करीबन 6 महीने 8 महीने पहले इन्होंने पिछली सरकार में मोदी 2.0 के अंत से पहले एफडीआई का प्रवेश करा दिया है। मतलब दुनिया के लोग आएंगे, दुनिया के धन्ना सेठ आएंगे और यहां कोयला निकालकर हमारी सरकार को बेचेंगे, दुनिया को बेचेंगे। ये मार्ग भी खोल दिया है। हमारे मजदूरों को तो उसमें काम करने देंगे नहीं। हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले देश में कोयले का संकट उत्पन्न हुआ था, मीडिया की हेडलाइंस थी ये। साल भर हो रहा है, मेरे ख्याल से इस बात को साल भर या थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा या थोड़ा कम हो रहा होगा, लेकिन हाल फिलहाल की बात है, एक्यूरेट डेट मुझे याद नहीं है। उसमें आपने देखा क्या खेल हुआ। ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीद के भारत सरकार के जो विभाग थे उसकी आपूर्ति की गई, और किससे खरीदा गया? अडानी से खरीदा गया। अडानी से खरीद के आपने अपने जो जरूरतें थी उसकी पूर्ति की। अब आप देखिए कि रेलवे भी तो एक इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है, एयरपोर्ट्स इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। एयरपोर्ट्स की हालत देख लीजिए, कहीं छत गिर जा रही है, कहीं पिलर गिर जा रहा है। जो आपने कहा कोयले पे, उसको आगे के लिए कुछ विषय रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। लेकिन कोयले में एक और खतरनाक बात हुई थी। भारत सरकार के द्वारा जो इनकी एजेंसियां हैं जो कोयले पे काम करती हैं, कोल इंडिया और इनकी तमाम चीजें हैं, इनके एक्सपर्ट्स ने जाकर कोयले की ऐसी खदानों को डेड घोषित कर दिया और उनके मुहानों को खुला छोड़ दिया, और कुछ मुहाने औपचारिक रूप से बंद कर दिए, जहां कोयला आज भी है। और रोज कोयले की चोरी वहां से हो रही है। वो तस्करी लगातार, काला साम्राज्य है कोयले का। हजारों लाखों टन कोयला बरामद भी हो चुका है जो चोरी होता है। और उसके बाद एक नकली वो दिखाया कि भारत में कोयले की कमी हो गई है। और फिर जो आपने आगे बताया, कोयले की कमी कराने के लिए जिन खदानों में कोयला शेष है उनके मुहानों को खुला छोड़कर उसे डेड घोषित कर दिया, ताकि सरकारी कागजों में उससे कोयले का दोहन या निष्पादन न किया जा सके। आज आपने समय दिया, बहुत सारी जानकारियां दी रश्मि जी, आपसे समझते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।